नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। यह उत्तर प्रदेश लेखपाल के ग्रामीण विकास का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम ग्रामीण विकास से पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बेस करेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि इसके आधार पर हम अपने ग्रामीण विकास की तैयारी कर सकें कि पिछले साल किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और उसी के आधार पर हम आगे की अपनी तैयारी करेंगे। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? ऑप्शन है आपके बुंदेलखंडी, खड़ी बोली, अवधी और ब्रजभाषा। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है खड़ी बोली। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। खड़ी बोली उपभाषा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में रोहिलखंड गंगा के उत्तरी दोआब क्षेत्रों में बोली जाती है। खड़ी बोली मुख्यतः मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, रामपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बुलंदशहर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी, खड़ी बोली। इसमें पूछे गए दूसरा जो क्वेश्चन था, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पंचायत समिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, नगर पालिका। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन था पंचायत समिति। तो इसके बारे में जानते हैं कि तहसील स्तर पर सरकारी निकाय को पंचायत समिति कहा जाता है, जबकि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत शीर्ष संस्थान है तथा नगर पालिका जिला स्तर पर शहरी निकाय संस्था है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन था ए। आज अगला अपडेट था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन है आपके कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़ और बरेली। तो यहाँ पर हम जानते हैं आपका सही आंसर था कानपुर। आपका सही ऑप्शन था कानपुर। इसके बारे में है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, जबकि द्वितीय स्थान पर लखनऊ शहर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह 2015 का सॉल्व पेपर है, जो कि द्वितीय पॉली में हुआ था और उसका यह ग्रामीण विकास का क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। आपके ऑप्शन थे 32 रुपये, 43 रुपये, 50 रुपये तथा 26 रुपये। तो यहाँ पर रंगराजन समिति में रिपोर्ट दिया गया था कि यदि कोई ग्रामीण व्यक्ति 32 रुपये खर्च करता है तो वह गरीब नहीं समझा जाएगा। तो इसके अनुसार जानते हैं कि गरीब की परिभाषा एवं गरीबों की संख्या तय करने के लिए बनी सी रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपये से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। अर्थात जो व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपये से कम खर्च करता है वह व्यक्ति गरीब समझा जाएगा, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए यह राशि 47 रुपये निर्धारित की गई है। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादक का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो ऑप्शन था आपका मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर तथा लखनऊ। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन था मुरादाबाद। पीतल के लिए सर्वाधिक फेमस है आपका मुरादाबाद। तो यहाँ पे जानते हैं उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला पीतल उत्पादकों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के बने पीतल बर्तन का विदेशों को अधिक निर्यात किया जाता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन था आपका मुरादाबाद। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें था उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? तो आपके ऑप्शन थे 75, 85, 95 तथा 65। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो सही ऑप्शन था आपका कि उत्तर प्रदेश 75 जिलों में विभाजित है। उत्तर प्रदेश जो है आपके 75 जिलों में विभाजित है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत कितने रुपए से कम नहीं होनी चाहिए? आपके ऑप्शन थे 60,000 रुपया, 75,000 रुपये, 1 लाख रुपए तथा 50,000 रुपये। तो यहाँ पे जानते हैं अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत 50,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर था 50,000 डी।
अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। तो यहाँ पे है कि किस पहल की उसने शुरुआत की है। ऑप्शन दिया गया था राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन, अगला था जिला उद्योग केंद्र, तो अगला था आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और अगला था आपका राष्ट्रीय सूचना केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसको हम लोग एनआईसी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन था राष्ट्रीय राष्ट्रीय सूचना केंद्र या नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर या एनआईसी। इसके बारे में जानते हैं कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन था आपका झांसी, इलाहाबाद, गाजियाबाद, आगरा। तो यहाँ पर सभी ने पता है उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है। ध्यातव्य है कि वर्तमान में भारत के कुल 17 रेलवे जोन है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन था बी, इलाहाबाद। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। ऑप्शन है आपका कुशीनगर, वाराणसी, आगरा तथा सारनाथ। तो यहाँ पे जानते हैं भारत में स्थित वाराणसी को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। यह एक धार्मिक शहर तथा भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है बी, वाराणसी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है। ऑप्शन थे ए आगरा और कानपुर, दूसरा था सोनभद्र और इलाहाबाद, तीसरा था जौनपुर और रामनगर, चौथा था मुरादाबाद और लखनऊ। तो यहाँ पे जानते हैं चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले आगरा और कानपुर हैं। कानपुर शहर के पेचबाग नई सड़क क्षेत्र में राज्य की सबसे बड़ी चमड़ा मंडी स्थित है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए, आगरा और कानपुर। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहज भाव अनुपात क्या है। तो यहाँ पर जानते हैं इंदिरा आवास योजना एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना का वित्त पोषण 75 से 25, 75 और 25 क्रमशः केंद्र और राज्य के अनुपात में किया गया है। उत्तर पूर्व के राज्यों में यह अनुपात केंद्र और राज्यों के बीच में क्रमशः 90 संबंधे 10 के रूप में विभाजित किया जाता है। वर्ष 2016 में इस योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन जो था वह है आपका बी, 75 और 25, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में यह 75 और 25 के अनुपात में विभाजित है। केवल कुछ राज्यों में यह 90 और 10 के अनुपात में विभाजित है, जिसके कारण सर्वमान्य आंसर यहाँ पे माना गया था 75 और 25। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, भू कृषि रिकॉर्ड कौन सा है। पहला है आपका गिरदावरी, दूसरा है आपका पंचनामा, तीसरा है आपका जमाबंदी और चौथा है आपका खतौनी। तो यहाँ पर जानते हैं कि भू कृषि रिकॉर्ड को हम लोग गिरदावरी के नाम से जानते हैं। भू कृषि रिकॉर्ड को हम लोग गिरदावरी के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक बिस्वा का एक बीघा से के क्या अनुपात है। एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है। ऑप्शन है आपका आधा, दूसरा है आपका एक चौथाई, तीसरा है आपका एक दसवां और चौथा है आपका एक बीसवां। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन था एक बीसवां। यहाँ पर जानते हैं एक बीघा में 20 बिस्वा होता है, अर्थात बीघा एवं बिस्वा का अनुपात क्रमशः एक संबंधे 20 का होता है। बीघा और बिस्वा का अनुपात एक संबंधे 20 का होता है। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है एक बीसवां। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है 4840 वर्ग गज, दूसरा है आपका 2025 वर्ग गज, तीसरा है आपका 4425 वर्ग गज और चौथा है आपका 3025 वर्ग गज। तो यहाँ पर आपने पता होना चाहिए एक एकड़ जो होता है 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था,
एन आई NRIGP का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन आपका है राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमिता गारंटी कार्यक्रम, दूसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी कार्यक्रम, तीसरा है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम और चौथा है आपका राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। NREGP का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो यहाँ पर हम जानते हैं NREGP का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जो कि एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम फरवरी 2006 में प्रारंभ किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिलों में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? ऑप्शन थे आपके 195, दूसरे थे 300, तीसरा था आपका 350 और चौथा था आपका 50। तो यहाँ पर है कि 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिलों में कम से कम 300 बेड होने चाहिए। प्रत्येक जिला अस्पतालों में कम से कम 300 बेड होने चाहिए। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो यहाँ पे आपका है कर रियायत, दूसरा है आपका बट्टा, तीसरा है आपका कर मुक्ति और चौथा है आपका छूट। तो यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा प्रोत्साहन के रूप में बट्टा दिया जाता है। प्रोत्साहन के रूप में यहाँ पर बट्टा दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? ऑप्शन है आपके गेहूं, गन्ना, मक्का तथा चावल। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल गन्ना है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल गन्ना है। उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गन्ना उत्पादन में महाराष्ट्र तथा कर्नाटक क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन माना गया था गन्ना, कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख व्यावसायिक फसल आपका गन्ना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? ऑप्शन है 5 से 20, दूसरा है 7 से 17, तीसरा है 10 से 20 और चौथा है 5 से 9। तो यहाँ पर हम जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम स्तर पर स्थापित ग्राम पंचायत पंचायतों की सबसे निचली संस्था है। इसमें 5 से 20 सदस्यों के समूह को पंच कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए, 5 से 20 सदस्य। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, दूसरा है भारत का राष्ट्रपति, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और चौथा है राज्यपाल। तो यहाँ पर जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है बी, भारत का राष्ट्रपति। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? ऑप्शन है आपके 3, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और चौथा है 2। तो यहाँ पर जानते हैं ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी आवश्यक है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसके अंतर्गत ग्राम सभा 200 या उससे अधिक सदस्यों से मिलकर बनती है। ग्राम मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी, कि कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए और 2 बैठकों के बीच में जो आपका अंतराल है वह 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है आपके 21 वर्ष,
25 वर्ष, 35 वर्ष तथा 18 वर्ष। तो यहाँ पे जानते हैं पंचायती राज में सभी स्तरों पर चुनाव लड़ने अथवा पंचायत के सदस्य बनने हेतु कम से कम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ए, 21 वर्ष। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यूनतम भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए। ऑप्शन है अर्धवार्षिकी, दूसरा है आपका त्रैमासिकी, तीसरा है आपका वार्षिकी और चौथा है आपका मासिक। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है अर्धवार्षिकी की न्यूनतम भार की प्रतिशतता का आकलन अर्धवार्षिक आवृत्ति के आधार पर करना चाहिए। आज का जो लास्ट क्वेश्चन ग्राम विकास से 2015 में पूछा गया था वो था आपका MGNREGA के अंतर्गत सामग्री संघटक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात क्या होता है। ऑप्शन है आपके 100 संबंधी 0, दूसरा है आपका 50 संबंधी 50, तीसरा है आपका 25 संबंधी 75 और चौथा है आपका 75 संबंधी 25। तो यहाँ पे पूछा है केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य। तो केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होता है 75 संबंधी 25 का होता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी। तो यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं जल्द ही बाकी पीछे के जितने भी ग्रामीण विकास के क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चनों को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देन उसके बाद हम सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज से जो क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप एक दिशा निर्देश कि आपको किन चीज़ों को पढ़ के आपके एग्जाम को क्वालिफाई करना है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं इस क्वेश्चन के जरिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।